Good morning, everyone. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, and welcome back to Vivan Institute of Learning. You're watching 8 a.m., the Hindu newspaper editorial with me, Vishal Watts, and I hope you all are doing great as usual. It's a pleasant morning, and this is going to be the greatest day. और आज सुबह ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच हम सेशन लाइव नहीं ले पाए थे, so I'm recording this sessions for your reference. So let's look at the Telegram channel. You can join to get the links and PDF of the classes. The name of the channel is English by Vishal Sir. और हमारे चैनल पे दो क्लासेस रहती हैं, 8 AM आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल और 8 PM जनरल इंग्लिश प्रैक्टिस मैं कराता हूँ. So do not forget to like, comment, share and subscribe to Vivan Institute of Learning. This is the flow of our class. We start from smile, pray and affirmation. We have quote and joke, news headlines, vocabulary, today's article, wisdom from book. एक किताब पढ़ते हैं जी हम रोज चैप्टर वाइज, कोई ना कोई समरी उसकी. आजकल हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं. रीराइट, रिवाइज, रिपीट, बहुत ही अग्रेसिव डोमिनेंट सेशन रहता है जिसमें हम 50 से भी ज़्यादा वोकैब को रिवाइज करते हैं थ्रू इमेजेस, निमोनिक्स, रूट वर्ड्स, रेफरेंसेस, जो भी तरीके हो सकते हैं. और होमवर्क में सेकेंड आर्टिकल विद वोकैबुलरी एंड 3 RC क्वेश्चंस आर गिवन टू यू इन द PDF. तो प्रार्थना करते हैं परमात्मा से. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्. सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सबके जीवन में मंगलमय बना रहे. इसी प्रार्थना के साथ स्टार्ट करते हैं. थॉट ऑफ द डे. इन द सी ऑफ एंग्विश एंड रिजेंटफुलनेस रिलिंक्विश इज द की. देखिए, एंग्विश का मतलब होता है एंग्विश का मतलब होता है द मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग, और रिजेंटफुल इज लाइक द सेम थिंग दैट यू हैव द सफरिंग. तो अगर आप इस मझधार में फंस गए हैं, मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग में फंस गए हैं, तो रिलिंक्विश इज द की. सब कुछ त्याग दो. रिलिंक्विश वर्ड हमने पढ़ा था जी. रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना. तो अगर आप इन सब चीजों में फंस गए हो तो आपको त्यागना चाहिए. ठीक है. तो कभी भी अगर आपको किसी के प्रति गुस्सा हो, जैसे रिजेंटफुलनेस का मतलब यहां पर हम ले सकते हैं कि भाई आप किसी के प्रति बिटरनेस रखते हैं, या आप किसी से नफरत करते हैं क्योंकि आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला. दैट इज कॉल्ड रिजेंटफुल. एंग्विश, दैट यू आर फेसिंग, सफरिंग द मेंटल एंड फिजिकल इंजरी, और तो वो पेन, वो पीड़ा जो आप सफर करते हैं जब आपकी कोई इंसल्ट कर देता है या आपकी ईगो को कोई हर्ट कर देता है, तो इस चीज को त्यागना है. रिलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना. न्यूज हेडलाइन देख लेंगे आज की. 3 सीनियर ऑफिसर्स टेकन ऑफ पोस्ट एज आर्मी प्रोव सिविलियन डेथ. 3 सिविलियंस मारे गए हैं जी. शायद यही रहे होंगे. आर्मी ने इनको रोका था और इनकी डेथ पर अब जो है केस लगा है, और यहां पर 3 सीनियर ऑफिसर्स को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया है. और अब केस चल रहा है कि ये 3 लोग कौन थे, क्यों मरे, क्या इसमें आर्मी का कोई इन्वॉल्वमेंट है, ये सब जांच पड़ताल चल रही है. नेक्स्ट, कैपिटल सीइंग 3 to 4 कोविड-19 केसेस डेली, सेज हेल्थ मिनिस्टर. और 3 से 4 केस कोविड-19 के अब डेली आ रहे हैं जी दिल्ली में. चंडीगढ़ में तो मैंने सुना है कि मास्क जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है. तो दिल्ली में भी बहुत जल्दी मुझे लगता है ऐसा ही हाल रहा तो करना पड़ेगा. और नोएडा इमर्जिंग एज अ न्यू कोचिंग हब. अब नोएडा में कोचिंग जो है वो वहां पर जल्दी से जल्दी सेटअप हो रही हैं. तो आ जाओ जी आप लोग. ठीक है. सेक्टर 62 नोएडा, मॉडरेट बजट के स्टूडेंट्स, 12 से 13 हजार रुपए की यहां पर फीस रहती है. और जो रहने का और खाने का है वो भी थोड़ा ठीक ठाक बता रहे हैं जी, ज्यादा खर्चा नहीं है. इसलिए स्टूडेंट्स नोएडा में प्रेफर कर रहे हैं कोचिंग लेना. संजुली ढाली टनल लिंकिंग टूरिस्ट स्पॉट्स इन HP ओपन्ड. और ये टनल बनी है जी हिमाचल प्रदेश में, जो काफी टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रही है. जाइए, देखिए, आप भी घूम के आइए. इंडिया एशियन टू रिजिग 15-year trade pact in early 2024. और यहां पर
जो एशियन मेंबर्स हैं कंट्री के, ये अपने जो ट्रेड पैक्ट हैं उनको अच्छे से अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। रिजिक माने ऑर्गेनाइज करना होता है। और भारत का जो है ट्रेड डेफिसिट 7.5 बिलियन था, वो अब 43.57 बिलियन हो गया है जी। तो भारत को देखना होगा कि कैसे हम इन देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट को जो है कम से कम करें। रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन रिसीडिंग, एसबीआई आरबीआई ऑफिशियल्स ने बोला है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो वापस आने के चांसेस हैं जी स्टैगफ्लेशन के। रिसीड माने होता है वापस जाना। तो आरबीआई ने कंफर्म किया है कि भारत में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट वापस आ सकती है। इजरायली एयर स्ट्राइक्स किल 101 ऑफ वार्स डेडलीस्ट नाइट्स, 100 लोगों से ज्यादा मारे गए हैं जी। 17 वहां पर वुमेन और बच्चे थे। यार ये बहुत गलत हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है इजराइल ना अब विलन ना बन जाए। गए तो आप एक अच्छे कॉज के लिए हैं, आप एक टेररिस्ट ग्रुप को मारना चाहते हैं, टेररिस्ट सेटलमेंट को मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, बट यहां पर बच्चों का, औरतों का, सिविलियंस का मरना ये बहुत गलत हो सकता है। इंडिया हैज हैड इट्स मोमेंट इन द सन इन साउथ अफ्रीका बट सर्चिंग फॉर मेडन टेस्ट सीरीज विन। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी तक हम टेस्ट सीरीज नहीं जीते हैं। मेडन का मतलब होता है हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहां पर विराट कोहली जी ने बोला था कि जी हम लोग जो है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वनडे इंटरनेशनल की ट्रॉफी तो जीत गए हैं, बट टेस्ट सीरीज अभी भी जीतनी बाकी है। आज के आर्टिकल देख लेंगे। पहला आर्टिकल है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डेट डिबेट, उधार को लेकर डिबेट हो रही है जी। ऑन द आईएमएफ लेटेस्ट इंडिया कंसल्टेशन डिटेल्स, इंडिया के बारे में इन्होंने बोला है। फाइनेंस मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स, द आईएमएफ सॉवरेन डेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया हैज स्पर्ड अ शार्प रिएक्शन। तो स्पर का मीनिंग आपको पता ही है। वर्ड ध्यान करिए, कई बार मैंने आपको घोड़े की इमेज भी दिखाई है। आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो बहुत आता रहता है ये वर्ड बार बार। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको इमेज दिखाई थी, घोड़े जो हॉर्स राइडिंग करते हैं उनके शूज में एक पॉइंटेड नोक बनी होती है, जिससे वो घोड़े को क्या करते हैं, चुभाते हैं और वो आगे को भागता है। तो स्पर का मतलब यहां पर किसी चीज का प्रोवोक होना होता है, स्टर होना होता है ना, स्टर, प्रोवोक होना, स्टर होना। तो शार्प रिएक्शन है जी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कंसल्टेशन पर, यानी कि भारत की हालत कुछ अच्छी नहीं है उधार की अगर हम बात करें तो। ये आर्टिकल आज हम पढ़ेंगे। सेकंड आर्टिकल आपका होमवर्क रहेगा, कैरी ऑन डॉक्टर्स ऑन द अमेंडेड भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल। डॉक्टर्स के लिए जी थोड़ा सा यहां पर और भी अच्छे एम्पावरिंग रूल्स लाए गए हैं, ताकि डॉक्टर्स को, कई बार क्या होता है ना, पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स होते हैं, अब पेशेंट मर जाते हैं जी, कई बार तो रिलेटिव्स को लगता है कि डॉक्टर की गलती है, जबकि ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। नेग्लिजेंस जो है वो बहुत ही रेयर केसेस में होती है, और डॉक्टर्स के ऊपर आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, है ना, आप केस नहीं चला सकते जब तक कि नेग्लिजेंस प्रूवन ना हो जाए। चलिए, तो बी लोकस होकस इन फोकस हो जाएंगे और आज के वर्ड्स देखेंगे। ये रहे आज के वर्ड्स आपके सामने। बायलैटरल का मतलब होता है दो लोगों के बीच में संबंध होना। स्टाफर का मतलब तो स्टाफ का कोई भी सदस्य होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, दोनों ही वर्ड नाउन है। प्रिजम्पशन माने पहले से ही मान लेना कि कुछ ऐसा होगा, पूर्व अनुमान लगाना। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है कंसिडर करना किसी चीज को, फ्रेज कह सकते हैं आप इसको। सिनेरियो मतलब कोई भी सिचुएशन, कोई भी इवेंट, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस। एजर्टेड माने एम्फेसाइज करना किसी चीज को, जोर डालकर बोलना, डिक्लेयर करना। फेट अकम्पली एक फ्रेज है जो हम कई बार करते रहते हैं जब हम ऐसा मानते हैं कि कुछ चीज पहले से ही हो चुकी है, डिसाइड हो चुका है पहले से ही, ठीक है, और उस पर फिर अब और कोई ओपिनियन देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो हम अपना भविष्य उसको मान लेते हैं। रेकॉन माने होता है सोचना। मैं कई बार बता चुका हूं आपको, रेकॉन वर्ड का यूज हम सोचने के सेंस में करते हैं। आई बिलीव या आई थिंक।
पैंडेमिक आप सभी को पता है, एपिडेमिक, पैंडेमिक महामारी को बोलते हैं। पॉइंट आउट का मतलब होता है संकेत करना, फ्लैग करना, फ्लैग वर्ड का मीनिंग भी इंडिकेट करना होता है। रिबटल भी नाउन है जी। रिबटल का मतलब होता है किसी चीज को जब आप खारिज कर देते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं आप किसी क्लेम के खिलाफ, तो रिबटल देते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है गलत समझ लेना, किसी चीज की गलत व्याख्या कर देना। कम्युनिके का मतलब होता है पब्लिक अनाउंसमेंट, ये भी फ्रेंच वर्ड है, कई बार कर चुके हैं। परसेप्शन का मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका बर्ड्स आई व्यू क्या है। स्टे द कोर्स एक ईडियम की तरह यूज होता है। स्टे द कोर्स का मतलब है कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग, उसी चीज पर बने रहो, है ना। पर्सिवियर रहो, कंटिन्यू करते रहो विद द ओरिजिनल प्लान, डू नॉट चेंज द प्लान, सो स्टे द कोर्स। जब हम प्लान बी यूज नहीं करते तो बोलते हैं। तो आज का कौन सा वर्ड हमने गोद लिया हुआ है? तो जी बहुत ही इजी वर्ड है ये, तो हमने ऐसा गोद ले रखा है कि पूछो मत, बार बार आता जा रहा है। पैंडेमिक इज द वर्ड जो हमने गोद लिया हुआ है। चलिए जी आर्टिकल रीड कर लेंगे, आप लोग रीड कर सकते हैं आर्टिकल, पॉज कर लेंगे वीडियो को और रीड कर लेंगे। देखिए, द फाइनेंस मिनिस्ट्री लास्ट फ्राइडे इशूड अ स्टेटमेंट टाइटल फैक्चुअल पोजिशन vis-a-vis IMF's आर्टिकल फॉर कंसल्टेशंस विद इंडिया। तो मिनिस्ट्री जो है हमारी फाइनेंस की, उन्होंने फ्राइडे को स्टेटमेंट दिया है जी फैक्चुअल पोजीशन की, हमारी फैक्चुअल पोजीशन क्या है वर्सेस IMF आर्टिकल का जो कंसल्टेशन आया है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंडर इट्स आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट होल्ड्स बायलैटरल डिस्कशन विद मेंबर्स यूजुअली एवरी ईयर। तो हर साल IMF जो है वो जी अपने बायलैटरल डिस्कशन करता है कंट्रीज के साथ। IMF staffers collect economic and financial information and discuss policies with top officials। और IMF का जो स्टाफ का सदस्य होता है वो किसी भी देश के टॉप ऑफिशियल से उसकी पॉलिसीज इकट्ठी करता है कि क्या है, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेता है बिफोर प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट दैट इज डिस्कस्ड बाय द फंड्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और फिर वो एक रिपोर्ट बनाता है। The ministry statement 4 days after IMF released its latest India consultation details noted that certain presumptions have been made taking into account possible scenarios that does not reflect factual position। भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि IMF की रिपोर्ट में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो अज्यूम करके की जा रही हैं, ऐसे सिनेरियोज को कंसिडर किया जा रहा है जो अभी फैक्ट में नहीं है ना। जैसे लिख देते ना कि अगर कोविड के इतने केस हो गए तो ऐसा हो, इस तरीके से कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉज कर लेंगे और रीड कर लेंगे बच्चा। In particular, the ministry was referring to an IMF view that adverse shocks, adverse माने होता है negative effect, है ना, ill effect। एक सेकंड, हाँ, तो adverse shocks could lift India's general government debt to or beyond 100% of GDP in the medium term by 2027 and 28। हमारा उधार जी हमारी जीडीपी का 100% हो सकता है, मतलब जितनी हमारी जीडीपी उतना ही हमारा उधार। क्या बात है, सरकार ज्यादा रिस्क ले रही है जी उधार ले लेके। The ministry asserted this was only a worst case scenario and not a fait accompli। और मिनिस्ट्री का कहना है ये तो worst case scenario है, ये fait accompli नहीं है। इस चीज को आप अभी factual basis पे सच मत मानिए। And emphasize that other IMF country reports show much higher extreme worst case scenarios, for instance at 160%, 140%, 200% of GDP for the US, UK, China respectively। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा देखिए और भी बॉडीज हैं जिन्होंने जो है IMF ने जो है दूसरी कंट्रीज में ये शो किया है कि वो 160% हो जाएगा उनका डेट, तो 200% हो जाएगा चाइना का। तो देखिए ये चीजें अज्यूम है, प्रिजम्पशन के बेसिस पर है। नेक्स्ट पढ़ लेंगे जी, पॉज करके पढ़ लेंगे। The combined debt of central and state governments stood at 81% of GDP in 2020-23 from 88% in 2020-21 under favorable circumstances। अब राइटर यहां पर आंकड़े दे रहा है कि फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में भी हमारा जो उधार है वो इतना इतना रहा है। द IMF reckons this could even go down to 70% by 27-28। Shocks faced by India so far in this country were global and affected the entire world economy। और
यहां पर आईएमएफ ये भी कहता है कि आईएमएफ का मानना है कि ये 70% भी हो सकता है जी 27-28 में कंबाइंड डेट अगर देखें तो वो शायद सेंट्रल का रहा होगा जो पहले आंकड़ा दिया था। कंबाइंड डेट अगर देखें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का तो वो थोड़ा ठीक लग रहा है कि 70% हो जाएगा। द शॉक्स, क्योंकि जो सरकार और भारत शॉक्स फेस कर रही है, जो प्रॉब्लम फेस कर रही है वो ग्लोबल लेवल पर है। भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिससे उसकी इकोनॉमी हर्ट हो, बी इट द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस और द पैंडेमिक। तो 2018-8 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ल्ड में हुआ था उसकी वजह से भारत पर असर पड़ा था, और पैंडेमिक जो ग्लोबल था उसका असर पड़ा। द मिनिस्ट्री पॉइंटेड आउट, मिनिस्ट्री ने ये सब इंफॉर्मेशन हमें देते हुए कहा। Reacting to initial news flashes, it further clarified its statement was not a rebuttal to the IMF but an effort to arrest misinterpretation or misuse of its comments to imply that general government debt would exceed 100% of GDP in the medium term. और फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि देखिए हम कोई रिबटल नहीं दे रहे, है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनके फैक्ट को खंडन कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो उनका मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जो इंफॉर्मेशन हमने उन्हें दी और उन्होंने ये कह दिया कि भाई 100% जीडीपी का एक्सीड कर सकता है। हम उनकी किसी बात का खंडन नहीं कर रहे हैं, बट हम क्लियर कर रहे हैं कि ये मिस इंटरप्रिटेशन है, आपने मिस जज कर लिया है। पढ़ लेंगे जी पॉज करके। Semantic experts may argue whether the communique was confrontational or clarificatory. देखिए सिमेंटिक वर्ड का यूज वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है कि आपने अगर ये पढ़ा है, क्या कहते हैं, पेडागोजी वगैरह पढ़ते हैं ना, टीचिंग का, तो सिमेंटिक का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। तो जो इस चीज में एक्सपर्ट हैं, सिमेंटिक एक्सपर्ट मतलब लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट हैं, वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो अनाउंसमेंट थी वो कन्फ्रंटेशन था, मतलब अगेंस्ट थी, या क्लैरिफिकेशन था जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया। India's director on the IMF board had already placed on record reservation about its staff's conclusion on debt risk sounds extreme and some other aspects of the economy. और इंडिया के जो डायरेक्टर हैं आईएमएफ बोर्ड में, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है भैया डेट रिस्क है। In the broader picture, IMF staff's perceptions of India's fiscal position have actually improved over the past year. और देखा जाए तो आईएमएफ के जो परसेप्शन है, जो इस समय परसेप्शन दे रहे हैं वो कि 100% होगा जीडीपी का और 70% होगा ओवरऑल स्टेट और सेंट्रल का, ये इंप्रूव हुए हैं। मतलब इससे ज्यादा दे रहा था आईएमएफ तो पहले। From arguing in 2022 that India's fiscal space is at risk, they now believe sovereign stress risks are moderate. जहां की 2022 में आईएमएफ ने कहा था कि भारत बहुत खतरे में है, रिस्क में है, अब वो कह रहा है कि रिस्क मॉडरेट है इंडिया में। दिस इज नो स्मॉल पार्ट ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द सेंटर हुज डेट लेवल्स वर अबाउट 57% ऑफ द जीडीपी लास्ट ईयर टू मीट फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स इन रीसेंट टाइम्स। और ये छोटी बात नहीं थी कि आईएमएफ ने ऐसा कहा, ठीक है, और यहां पर सरकार को भी वो बोलता है कि भाई आपने मैनेज किया, और 57% जीडीपी का था हमारा जो डेट था, और अब वो इतना बढ़ गया है। तो यानी कि आईएमएफ को यहां पर वो गलत नहीं बता रहा है। राइटर तो कह रहा है जी आईएमएफ ने तो आपके आंकड़े अच्छे दिखाए हैं उल्टा, और रिस्क को मॉडरेट बताया है। नेक्स्ट पढ़ लेंगे जी पॉज करके। So reducing debt and spends to stay the course on its commitment to bring the deficit to 4.5% of GDP by 2025-26 from an estimated 5.9% this year is critical. तो अगर देखा जाए तो अगर आप सेम कोर्स पर बने रहें और आपने जो प्रॉमिस किया है कि हम डेफिसिट को 4.5% ऑफ जीडीपी कर देंगे 25-26 तक, जो कि इस समय 5.9% चल रहा है, वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, मुश्किल है। While reacting to an adverse detail in a report sometimes ends up drawing more attention to it. और जबकि कई बार क्या होता है कि रिपोर्ट में अगर थोड़े एडवर्स डिटेल्स डालते हैं वो लोग, तो वो बल्कि आपका अटेंशन उस तरफ लेकर जाते हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए अच्छी ही होती है। जैसा कि कहा जाता है एक्शंस टेंड टू ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो अच्छा होगा कि आप इन स्टेटमेंट्स पे आकर सिर्फ स्टेटमेंट्स ही ना दें,
क्योंकि आपका एक्शन बोलना चाहिए, यानी कि जो आप कह रहे हैं वो आप करके दिखाइए, आईएमएफ अपने आप चुप हो जाएगा। एक्शंस टेंड्स टू ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड का मतलब है कि शब्दों से, बोलने से ज्यादा काम होना चाहिए, है ना। नहीं तो वो वाली बात हो जाती है, ये एक प्रोवर्ब आपने सुनी होगी, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो जो बरसते हैं उन्हें गरजने की जरूरत नहीं है ना, बरस जाइए बस, सबका मुंह अपने आप चुप हो जाएगा। चलिए जी, बाकी बिल्लू नाइन और डंडे वाले भैया मैंने अभी भी रखे हुए हैं नौकरी पे, अगर आपका पढ़ने का मन ना हो तो मैं आपको इनके यहां पर भेज सकता हूं, दो चार सूतेंगे आप में, गंजा कर देंगे आपको, अपने आप लाइन पे आ जाओगे। चलिए जी, सो रेडी हो जाएंगे, ब्रिंग बैक ऑल द वर्ड्स इनटू योर मेमोरी जो आपने कल पढ़े थे, रिवाइज करेंगे। बताइए ये क्या होता है जब कोई किसी लड़की को, किसी महिला को इस तरीके से पीछा करता है या रास्ता रोकता है। मैं समझ सकता हूं कि कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर एक वुमेन के ऊपर होता होगा जब इस तरह की हरकतें उनके साथ होती हैं। एक डर होता है जी, क्योंकि उल्टी सीधी हरकतें भी बहुत होती रहती हैं, तो ये काफी चैलेंजिंग होता है किसी भी वुमेन के लिए। तो कौन सा वर्ड रिकॉल कर रहे हैं यहां पर, आप मुझे कमेंट में जरूर टाइप करके बताएंगे वर्ड्स को। तो आई होप यू आर एबल टू रिकॉल द वर्ड। स्टॉकिंग इज द वर्ड, पीछा करना, तंग करना। हरेसमेंट है ना, परेशान करना। सेक्सुअल हरेसमेंट के चार्जेस, एलिगेशंस लगाए थे ब्रिजभूषण जी पर रेसलर्स ने। रिलिंक्विश माने होता है छोड़ देना, गिव अप कर देना, टू गिव अप। आज हमने इसको कोर्ट में भी पढ़ा। जो सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है आफ्टर वर्ड्स, है ना, एक इवेंट के बाद जो दूसरा इवेंट होता है। नेक्स्ट, क्लाउड से मैंने कौन सा वर्ड कराया था। देखिए क्लाउड हर जगह होते हैं ना, तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा होता है। तो क्लाउड से हम इन्फ्लुएंस वर्ड याद कर रहे थे। तो क्लाउड इज द वर्ड जिसका मीनिंग होता है इन्फ्लुएंस, प्रभाव, शक्ति, स्पेशली पॉलिटिक्स एंड बिजनेस में जो होती है। नेक्स्ट, माला डालने को क्या कहते हैं जी। तो ब्रिजभूषण जी ने संजय सिंह जी को बना दिया था ना WFI का मेंबर, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। तो वो माला पहन के खड़े थे उनके घर के बाहर। सो माला को बोलते हैं गार्लैंड, और माला पहनाना गार्लैंडेड। ठीक है, तो गार्लैंड जो वर्ड है वो नाउन और वर्ब दोनों हो गया जी। नेक्स्ट, यू विल टेल मी द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन द कमेंट। आप इनको रिकॉल करेंगे। ठीक है, आपका ये होमवर्क है जी। आपने ये वर्ड मुझे, इनके मीनिंग्स जो हैं मुझे देने हैं, और इससे मुझे पता लगेगा कि आप में से कितने लोगों ने सेशन देखा। ठीक है, ये इसीलिए मैंने इनके मीनिंग्स हटा दिए कि देखूं कितने लोगों ने ये सेशन देखा है जेन्युइनली। नेक्स्ट, सो दिस ब्रिंग अप्स टू द GOODJOB, गुड जॉब मोमेंट ऑफ द सेशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताइए, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, मनमाना, अनियमित, ऐसे ही ले लिया बस। क्या है आपका आंसर, फटाफट से बताएंगे, रिकॉल करिए क्या वर्ड है ये। इज इट प्लेग, लेगेसी, पैट्रोनेज और आर्बिट्रेरी। सो यू आर राइट, द वर्ड इज आर्बिट्रेरी, है ना, रेंडमली कुछ भी कर लेना। प्लेग तो एक बीमारी होती है ना, चूहे के काटने से फैलती है शायद। लेकिन प्लेग माने क्या होता है जी, किसी चीज को खराब कर देना, है ना। टॉर्मेंट एक वर्ड हम पढ़ते हैं, या टार्निश, तो खराब कर देना। लेगेसी आपको पता ही है, जो वंश से चली आ रही है, पीछे से चली आ रही है। पैट्रोनेज माने सपोर्ट होता है, नाउन है। चलिए जी, फ्रेजल वर्ब बताएंगे। पहली फ्रेजल वर्ब तो ये है, बिली स्टार्टेड टू डबल अप विद लाफ्टर। वो हंस हंस के डबल अप हो गई। डबल अप का क्या मीनिंग है जी। एक मीनिंग तो डबल अप का मैंने आपको बताया था, जब एक आदमी दो रोल प्ले करने लग जाए। सो जैसे मैं बोलूं कि आई एम डबलिंग अप नाउ डेज, आई एम बीइंग फादर, आई एम बीइंग टीचर, सो डबलिंग अप। लेकिन एक डबल अप का मतलब क्या है यहां पर, तो मैं आपको बता दूं, डबल अप का मतलब बेंड होना भी होता है जी। हाँ, बेंड होना। तो जब आप हंसते हंसते पेट पकड़कर अपने आप को बेंड कर लेते हैं ना, झुक जाते हैं बिल्कुल, तो दैट इज ऑल्सो डबल अप। आप अपनी बॉडी को डबल कर लेते हैं।
ये व्यक्ति कौन होता है जो आपको थिएटर में सीट बताता है कि यहां पर आपको आना है, इधर जाइए, उधर जाइए, है ना, इस रो में तीसरी सीट है आपकी। तो आपने सुना होगा, इस व्यक्ति को बोलते हैं अशर, USHER। और अशर इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है किसी नई चीज को इनिशिएट करना, टू इंट्रोड्यूस समथिंग। ठीक है जी। फाइंड द एरर, बताएंगे जी इस सेंटेंस में कहां एरर है। Perhaps it is this embarrassed turn of events that forced the government to finally act. तो मैं आपको बता दूं, यहां embarrassed नहीं होगा, यहां embarrassing होगा। एक्चुअली कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ing यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है या एब्स्ट्रैक्ट सेंस के लिए, जबकि थर्ड फॉर्म से जो हम एडजेक्टिव बनाते हैं वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज होते हैं। तो एम्बैरेस्ड वर्ड का यूज लिविंग थिंग्स के लिए होता है। एक तो ये डिफरेंस है आईएनजी वाले एडजेक्टिव में और थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव में। और कई बार ये भी डिफरेंस होता है कि आईएनजी वाला एडजेक्टिव जो है वो उन चीजों के लिए भी लगता है जो कंटिन्यू हो रही हैं, और थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव उन चीजों के लिए लग जाता है जो हो चुकी हैं। ठीक है, तो दोनों एंगल से आपको देखना पड़ता है इसको। जैसे मैंने बोला कि एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो जब हम इसको पैसिवली यूज करते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को, तो ये यहां पर बता रहा है कि इवेंट जो कि नाउन है, तो ऑर्गेनाइज यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये बता रहा है कि इवेंट ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो एक तो हम इस एंगल से देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को, पास्ट पार्टिसिपल को, जब ये एडजेक्टिव बनते हैं। तो एक एंगल तो ये है कि कोई चीज हो चुकी है तो आप थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बनाओ। लेकिन एक एंगल इसका ये भी है, स्पेशली जब आप किसी इसको नाउन के आगे लगाते हैं, तो आईएनजी वाले वर्ड नॉन लिविंग के लिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले वर्ड लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, जैसे अगर कोई इंसान थका हुआ है तो बोलेगा आई एम टायर्ड, लेकिन जो काम आपको थका देता है तो आप उसको बोलोगे टायरिंग वर्क। ठीक है, तो टायर्ड आपने इंसान के लिए लगाना है और वर्क एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नॉन लिविंग है, तो आपने टायरिंग लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बताइए जी, दो वर्ड हमने कल पढ़े थे, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। एक में ENT आता है और एक में ANT आता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। पॉज करके देख लेंगे। आंसर है बच्चा ऑप्शन 3, क्योंकि कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आता है, ध्यान रखना। और जहां पर भी प्रीपोजिशन फिक्स्ड होती है, ये रूल मैं कई बार बता चुका हूं, फिक्स प्रीपोजिशन के साथ हमेशा जेरेंड का यूज करना होता है। तो कॉन्फिडेंट के साथ टू नहीं आता। और जो कॉन्फिडेंट है, ए वाला जो कॉन्फिडेंट है, वो तो नाउन है। उसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हम अपना सब कुछ शेयर करते हैं ना। ही कुड बी योर क्या कहें इसको, ही कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, है ना। ये आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आप अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हैं। ठीक है, और कॉन्फिडेंट माने तो आत्मविश्वासी होता है, और ये एक एडजेक्टिव होता है। एक सेकेंड, ऑप्शन 4 होगा आंसर, थर्ड थोड़ा होगा। एक मिनट रुक जाइए जरा। ओहो, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हमें ही। थर्ड नहीं होगा भाई, फोर्थ होगा आंसर। कॉन्फिडेंट तो फोर्थ में लिखा है ना, फोर्थ इज द आंसर। ठीक है, और ये एडजेक्टिव होता है। चलिए जी, इंग्लिश ईडियम। ये नट बोल्ट हैं और ये नट्स हैं, है ना। आमंड, आमंड बोलते हैं जी, है ना। कई लोग इसको आलमंड बोलते हैं, एल इसमें साइलेंट होता है, ध्यान रखिए, इट्स आमंड। ठीक है, ग्राउंड नट्स। तो नट वर्ड से एक ईडियम हमने किया था, सो इट्स इन अ नटशेल, है ना। नटशेल का मतलब है जल्दी से करना, समरी करना, ब्रीफ करना। और एक फ्रेज हमने किया था लेड बेयर। तो लेड बेयर का मतलब था पूरे तरीके से एक्सपोज कर देना। बेयर माने होता है विदाउट, बेयर फूट बोलते हैं ना, तो बिना शूज के। तो किसी को बेयर कर देना मतलब एक्सपोज कर देना। ठीक है, बाकी ये 3 इमेजेस आपको दिख रही हैं। एक इमेज जो कि स्लेट, और ये आपको हॉग, हार्ले डेविडसन का जी ये ब्रांडिंग है, और टंग टाई। तो 3 कौन से ईडियम्स कल आए थे?
कल एक्चुअली 4 ईडियम्स आए थे ना, 4-5। तो कौन कौन से ईडियम है ये रिकॉल करिए, पॉज करके रिकॉल कर सकते हैं। ये देख लीजिए जी, टंग टाइड माने होता है जो बोल ही ना पाए। ये वैसे एक मेडिकल प्रॉब्लम भी होती है जी, जो बच्चे या कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता, उनकी टंग टाइड होती है। तो ये इडियमेटिकली भी यूज होता है, दैट यू आर एम्बैरेस्ड, और आप शर्मीले हैं, आप बोल ही नहीं पाते हैं। वाइप द स्लेट क्लीन का मतलब है पुरानी गलतियों को बिल्कुल खत्म कर देना, प्रॉब्लम्स को मिटा देना बिल्कुल। और द होल हॉग का मीनिंग होता है किसी चीज को पूरे तरीके से करना, ठीक है, टू डू समथिंग कंप्लीटली, थॉरली, विदाउट होल्डिंग बैक, ठीक है। तो ये 3 ईडियम आप याद रखिए। नेक्स्ट, इंटरमिशन। नाउ यू कैन हैव योर पॉपकॉर्न। और जोक है, महिला, मेरा वजन कैसे कम होगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाएं। महिला, कब? जब भी कोई खाना खाने के लिए कुछ दे तो अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाएं और खाएं ना, तो ही वजन कम हो सकता है। डॉक्टर बड़े मजेदार हैं। हाँ, बहुत सही, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मना भी हो जाएगा, है जी। विजडम फ्रॉम बुक भगवत गीता चैप्टर 2 का वर्स 10 कहता है, ओ धृतराष्ट्र, देयर आफ्टर इन द मिड्स ऑफ बोथ द आर्मी श्री कृष्णा स्माइलिंगली स्पोक, हंसते हुए बोल रहे हैं भगवान। ग्रीफ स्ट्राइकन, दुखी है अर्जुन, कितना दुखी। और भगवान को हंसी आ रही है। अब अर्जुन कह रहा, लो मैं इतना दुखी हूं, मेरे मेरे चाचा, मामा, भाई है, और मेरी बहनों के पति, मेरे गुरु, मेरे भीष्म पितामह, परदादा, दादा सब सामने खड़े हैं, उन्हें मारने को कह रहे हो। मैं दुखी हूं, मैं हथियार नहीं उठा पा रहा हूं, मुझे नहीं मारना है उन्हें, मेरे को नहीं चाहिए राजपाट, और तुम हंस रहे हो। तो देखिए यहां पर परमात्मा हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि जो अज्ञानी होते हैं ना, इग्नोरेंट जो होते हैं, उन्हें ये दुनिया असली की लगती है। स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट से समझना थोड़ा सा, ये संसार जो है ना, ये हमें कभी कभी बहुत रियल लगने लग जाता है, जबकि परमात्मा को पता है कि कोई रियल है ही नहीं, सब इल्यूजन है, सब माया है। और भगवान हंस इसलिए रहे हैं कि अर्जुन इन्हें रियल मान रहा है ना। और ऐसा कि जैसे ये मरेंगे नहीं अगर ये नहीं मारेगा तो। इसे ये भी नहीं पता कि जब मैं चाहूंगा जिसकी मृत्यु होगी, जिसके कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु होना तय है, ये सोच रहा है ये नहीं मारेगा तो ये मरेंगे नहीं। तो जो वाइज लोग होते हैं ना, वो सुख आए चाहे दुख आए उसमें स्टेबल रहते हैं जी, ना सुख का कोई प्रभाव ना दुख का कोई प्रभाव। क्योंकि ये सुख और दुख दोनों ही चीजें हमारे जीवन में हमें ऊपर उठाने के लिए लाई जाती हैं। अब यहां पर ऊपर उठाने का मतलब जो है वो लोग मटेरियलिस्टिक ले लेते हैं जी, नहीं, इट इज नॉट अबाउट मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस, इट इज अबाउट द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। आपको मैं एक बात बता दूं, कुंती जो है, पांडवों की जो माता है कुंती, उन्हें भगवान ने एक बार वरदान मांगने को कहा कि बुआ, आज मैं तुम्हारा भतीजा नहीं, आज मैं तुम्हारा भगवान बनके तुमसे बोलता हूं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं कोई भी वरदान मांगो। तो कुंती जी ने कहा कि अगर तुम सच में भगवान हो तो मुझे एक ही वरदान देना कि जीवन में कोई ना कोई दुख हमेशा बना रहे, कोई ना कोई कमी हमेशा बनी रहे। क्योंकि सुख में हम भगवान को स्मरण करना भूल जाते हैं और भगवान ने उनको तथास्तु कहा। तो जीवन में सुख और दुख इसीलिए आते हैं। यहां तक कि कई लोग पूछते हैं कि भगवान ने जो है ये फ्लड क्यों बनाई, अर्थक्वेक क्यों बनाया, जब सब कुछ भगवान ने किया। बिल्कुल किया है। अगर वो ये सब ना करे तो आपको जीने का मजा ही नहीं आएगा, आप कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, है ना। इंसान कॉम्प्लेसेंट ना हो इसलिए परमात्मा प्राकृतिक आपदाएं दे देता है। एक बात बताओ, अब कोई भी गेम उठा लो, क्रिकेट है, क्या आपको मजा आएगा अगर बस बैट्समैन और बॉलर बस खेलते रहें और उसमें आउट होने का सिर्फ एक ही तरीका हो कि बस स्टंप में बॉल लगेगी? क्रिकेट में मजा क्यों आता है? क्योंकि कैच हो जाए तो भी आउट हो जाएगा, एलबीडब्ल्यू भी हो जाएगा, रन आउट भी, मतलब हर तरीके से चारों तरफ से क्या है, देखो आप। तो ऐसा ही हमारा जीवन बनाया है परमात्मा ने ताकि हम उसका आनंद ले सकें।
और हम अपने आप को इंप्रूव कर सकें। ये सब हर्डल्स होते हैं किसी गेम में, तभी तो एक बैट्समैन निखर कर आता है, तभी तो वो कोशिश करता है कि हर बॉल को वो ध्यान से बैट से ही खेले और ऐसा खेले कि बॉल उछल कर ना कैच हो जाए। तो आई होप आई एम एबल टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट और आप समझें कि जब भी सुख में तो देखिए आपको प्रॉब्लम नहीं होती होगी, ऑब्वियसली पीड़ा दुख में होती है जब हमारे पास दुख होता है ना। अब दुख कई प्रकार के होते हैं। दुख में सबसे पहले हम ले लेते हैं जी, चलिए पैसे की कमी है, ये एक दुख है। घर में कोई बीमार है, ये एक दुख है ना। या हमें अपनी जो है ना अपनी लुक्स पे परेशानी है, हम मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, या कोई हमारी इंसल्ट कर देता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहा है, इस चीज का दुख है। किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी, इस चीज का दुख है। ब्रेकअप हो गया, इस चीज का दुख। बहुत प्रकार के बनाए हैं भगवान ने और ये बिल्कुल इसी तरीके से है। तो आप प्लेयर हैं, ध्यान रखिए, परमात्मा चाहता है आप निखरे, आप अच्छी बैटिंग करें, ठीक है। तो ये सब इसीलिए बनाया गया है, तो उसकी सृष्टि में कोई कमी नहीं है, ध्यान रखिए। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। होमवर्क में आपको सेकंड आर्टिकल दे दिया जाएगा, बाकी ये कल के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने कल आर्टिकल पढ़ा और क्वेश्चंस किए हैं सेकंड वाले, तो उसके आंसर्स आप लिख लीजिए ACD, ठीक है। इट्स ACD, पहले भी बता दिए थे मैंने इसके आंसर्स तो आई थिंक। So time to bid adieu. Thank you very much. Do not forget to like, comment, share and subscribe. और I'll see you tomorrow 8 AM for the Hindu editorial. और आज रात को 8 बजे मिलेंगे जी और करेंगे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जो कि अभी मैं टारगेट कर रहा हूं SBI क्लर्क का जो एग्जाम आ रहा है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी या।